बड़ा आज का स्पेशल दिन है, आज का बड़ा स्पेशल शो है। मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब को कि मेरा इंट्रोडक्शन छोड़ें, आप पहले जावेद लतीफ़ साहब की शक्ल दिखाएं मुझे, और भट्टी साहब जो उनके साथ हैं उनको दिखाएं। मियाँ साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? पहली बार इंतखाब के बड़ा ही करम है। आपको देख के ना मुझे आपदा परवीन का वो गाना याद आ रहा है, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलको मिलने के नहीं नायाब हैं हम। यानी कि यकीन करें आपके चेहरे पे जो उदासी है ना वो वही है जितनी नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे है। अब नवाज शरीफ साहब के चेहरे की उदासी तो मुझे पता क्यों है, आपकी जरा दो है। एक तो ऑब्वियसली इलेक्शन का है, आप एक बहुत बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, मुझे पता है आप दोबारा कम बैक करेंगे, मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, हार जीत तो मियाँ साहब होती रहती है। लेकिन आपको शायद सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नहीं शहबाज शरीफ बन गए। मेरा ही ख्याल है ये ज़्यादा दुख है आपको अपनी भी शिकस्त से ज़्यादा। मियाँ साहब क्या ख्याल है? सच्ची गल करना उन नहीं कामरान, ऐसी बात नहीं कामरान, ऐसी बात नहीं है। बदकिस्मती ये है वो सिर्फ जमात की नहीं है, बदकिस्मती इस रियासत की है, इस खित्ते की है कि जो नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने से, इस गर्दाब से पाकिस्तान ने जितनी जल्द मुमकिन था निकलना था, बदकिस्मती से उस तरह नहीं हो पाएगा। ये सफ़र मुस्लिम लीग नून नहीं करेगी, ये रियासत सफ़र करेगी, ये एक हकीकत है। उस पर यकीनन हमें तकलीफ़ ज़रूर है कि सारी मकबूलियत रियासत के लिए अगर गंवाई तो रियासत के भी वो कुर्बानी काम ना आई तो उसका यकीनन हर पाकिस्तानी की तरह मुझे भी दुख है। ये आपने बहुत अच्छा ये बात ज़रूर है। जी सर, जी बोलिए कि अगर कामरान ये जो 3-4 सज़ाएँ थीं एक हफ्ते में दी गई, वो ना दी जाती, 9-10 मई के मुलज़मों का तयन उसका किरदार फिक्स कर दिया जाता तो यकीन करें कि लोग क्लियर माइंड से और बड़ी क्लैरिटी से 8 फरवरी को वोट कास्ट करते। उसकी वजह यह है कि देखें यार, एक जज्बाती कैफियत है, एक नफ़रत की सियासत है। आप बड़ा आसानी से ये कह सकते हैं कि भट्टी साहब बड़े बुरे आदमी हैं और आप सारी उनकी डिटेल बताएं कि में भी आपने बुरा ही ये करते थे, वो करते थे। नहीं, मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूं, बड़े अच्छे आदमी हैं, डिसेंट आदमी हैं, चंगे बहुत ने। अच्छा, लेकिन जावेद को कह लें, जावेद लतीफ को कह दें। नहीं मियां साहब, आज आपको कुछ नहीं कहना। आज आपके सामने उठने वाला हर तीर मैं अपना सीना हाजिर कर दूंगा। भट्टी साहब की ऐसी की तैसी। सर आप बोलें आज। यार कमाल कर रहे हैं। हाँ, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जब आप एक नफरत की सियासत करते हैं, हर एक को गाली देते हैं, हर एक ताकतवर को कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये पंजाब की ख़ास तौर पे रीत रही है कि आप हीरो को पसंद करते हो, विलन को पसंद नहीं करते। ये हकीकत है। और देखें, आज मेरिट डीमेरिट डिस्कस ही नहीं हो रहा इलेक्शन में। बदकिस्मती है। डिस्कस क्या हो रहा है कि बड़ी गाली कौन दे रहा है, बड़े बंदे को ललकार कौन रहा है। आप ये देखें कि पूरे इलेक्शन में किसी जानब से भी किसी ने अपनी परफॉर्मेंस पे बात नहीं की, ना किसी दूसरे फरीक ने की है, बल्कि गाली गलोच और मैं छोड़ूंगा नहीं, ये एक बयानिया था। आज भी मैं ये कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है, खुदा के लिए मेरी हार जीत को एक साइड पे रख दें, मेरे मुल्क की हार जीत को सामने रखें। आपने जून में जो किस्त अदा करनी है, आपको जो महंगाई का सामना है, बेरोज़गारी का सामना है, दुनिया में तन्हाई का सामना है, क्या इस तरह जो हुकूमत एक बना दी गई, जिस तरह भी बना दी गई, और उस पर एक वज़ीर आज़म आप मजबूर किसी को करके बैठा भी दें, वो एक किसी मजबूरी, मैं कोई और मजबूरी का नाम लूँगा, आप किसी और मजबूरी का नाम लेंगे, भट्टी साहब किसी खुशी का इजहार करेंगे, शौक़ की बात करेंगे, मगर एक हकीकत तो है कि आप सारी जमातें, सादा अक्सरियत कोई भी जमात हासिल ना कर सकी। अब आपने इस सिस्टम को चलाने के लिए या मालियाती अदारों से डील करने के लिए कोई एक सेटअप तो बनाना था। अच्छा मियां साहब एक बात बताइए, मियां साहब मगर क्या ये डिलीवर कर पाएगा? सर आप बिल्कुल, आपने बड़ी यकीन करें 16 ने आपने सच्ची बातें की हैं सारी, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं।
और आपने बड़ा ग्रेसफुली इलेक्शन के रिजल्ट को लिया। बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं, मैं उसको भी आपको आज मिले तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सर अब आप जो जिस तरह कह रहे हैं ना कि भट्टी साहब, जिस तरह आप मुझे कुछ समझाएं जो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, हालांकि इनकी पार्टी पावर में है, लेकिन ये बड़ी दायरेदारी से एक बात ये कह रहे हैं कि हमारी मकबूलियत नहीं थी, सारी उन्होंने डाल दी सारी बात कि सारी मकबूलियत रियासत की खातिर कुर्बान कर दी। साथ वो ये भी कह रहे हैं हुकूमत जिस तरह भी बना दी गई और वज़ीर-ए-आज़म को मजबूर करके बिठा दिया गया तो किस तरह डिलीवर कर पाएंगे। तो अब मियाँ साहब खुद भी यही बात कह रहे हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। वो कह रही है कि जी इनको बिठा दिया गया, मैंडेट हमारा था, हुकूमत किस तरह चलेगी, डिलीवर किस तरह होगा। फिर ऊपर से इमरान खान का फैक्टर है, वो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो, उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुजाहरे होंगे, ग्रैंड अलायंस होगा। तो सर ये किस तरह चलेगा? आज जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा असद कैसर साहब ने, उसके बाद भट्टी साहब आप ज़रा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू पे भी जो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। असद कैसर साहब ने जो ग्रैंड अलायंस की बात की है सुनवाएं ज़रा। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को जिंदाबाद, मेरे नानके पिंड के हैं और आज वो मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं। और जब वो बात उन्होंने शुरू की तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कहूँ कि बस कर पगले अब रुलाएगा क्या। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के लिए 2-3 शेर हैं। पहला शेर है कि रुलाया ना करे ज़िंदगी, मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं। दूसरा शेर है, ये दुख नहीं कि ज़माना खिलाफ है मेरे, ये रंज है कि मेरा यार भी मुनाफिक है। तीसरा शेर मैं लगा था आप कहेंगे गम है नहीं है कि हम दोनों वज़ीर आज़म। अच्छा चलें, जी जी सॉरी, बताइए। तीसरा शेर है, ये गम नहीं है कि हम दोनों एक ना हो सके, ये रंज है कि कोई दरमियान में भी ना था। वाह हाय जावेद लतीफ़ साहब, अल्लाह आपको जितवाता। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह आपको जितवाता। और आज हम हर हारे हुए शख्स के साथ हैं और आपके भी साथ हैं। और अल्लाह माफ करे, बड़ा अजीब व गरीब क्राइटेरिया आपका कि पहले हारो फिर भट्टी साहब के करीब हो। मतलब भट्टी ना हो गया, वो आग वाली भट्टी हो गई जलने के लिए। जी जी, सिवाय एक शख्स के, सिवाय जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी फिल्म का जो चल रही थी पिछले 1.5-2 साल से, उसका विलन एक था, वो अब पता चला है वो हीरो निकला है और उसका नाम है कामरान शाहिद। हम दोनों अहदे कामरान में जिंदा हैं। वाह। और शहर इक़्तिदार मियाँ साहब भी हीरो हैं, हमारा लाडला। मियाँ साहब ने देखे भट्टी साहब बड़ी अच्छी बात की है, हमारा लाडला हुकूमत जिस तरह भी बना दी गई है वो बड़ी, इन्होंने तो बड़ी बातें की। जी भट्टी साहब कंटिन्यू करें सर। अच्छा भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, तो आपका मैं आज प्रोग्राम देख रहा था, मुझे आपका प्रोग्राम हमेशा देखता हूं मैं, रिपोर्ट कार्ड में आप इमरान खान साहब का आपने मीडिया टॉक बयान की, उसके बाद आपने कहा जब तक इमरान खान को एंगेज नहीं किया जाएगा मामला ठीक नहीं होगा, और उसके बाद आपने ये कहा कि जी आपको इतलात है राब्तों की। मैं आपसे बसते एहतराम वैसे कहता हूँ आज की डेट तक इस्टेब्लिशमेंट कोई राब्ता इमरान खान के साथ रखने को तैयार नहीं है, बल्कि वो उसको समझती है कि ये ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझते हैं कि एंगेज इमरान खान हो जाएंगे। किस तरह और क्यों हो गए जबकि उन पर इतने सिवियर मुकदमे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, ज़ीरो टॉलरेंस है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से। लेकिन मैं तरीके इंसाफ की बात कर रहा था कि वो बैकडोर राब्तों की कोशिशें कर रही है और ये इस मुस्बत चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि कोई राब्ता हो जाए और इंगेजमेंट हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं इसको हालांकि मेरे सामने है, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि रिजीम चेंज, साइफर बयानियाँ, मीर जाफ़र, मीर सादक, ये न्यूट्रल्स, ये साज़िशी, ये आलाकार, ये सहूलतकार, और 9 मई, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का कि अगर मुझे गिरफ्तार अगर मैं गिरफ्तार होगा तो ये रद्द-ए-अमल आना था। तो ये, और फिर मेरे सामने ये भी है कि 9 मई इमरान खान साहब ने कई बार कहा कि हमारे खिलाफ साजिश है, CCTV फुटेज लाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, सब कुछ है। लेकिन मैं इस बात को वेलकम कहता हूं दिल की गहराइयों से कि जो इमरान खान ने कहा है कि मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की एलामिया की तायद करता हूं, सानिया 9 मई के मुलजमों को सजा मिलनी चाहिए। अब हमारा इस वक्त कहाँ रुका हुआ है सारा मुल्क 9 मई पर जी। और जब फौज चाहती है कि 9 मई के हर मुलजम को सजा मिले, और जब इमरान खान कह रहे हैं कि सजाएं दें खा वो जो भी हो,
तो उसके बाद इस 9 मई के बाद इस कौम ने, अल्लाह के फजल के बाद इस कौम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है इमरान खान को। केपी में उनकी हुकूमत है, पंजाब में नंबर 2 पर वो हैं। अगर ये मैंडेट चोरी, देखिए भट्टी साहब, बात ये भट्टी साहब मैं अर्ज करूं, ये जरूरी नहीं है, इस मुल्क में ऐसा होता रहा है। 2018 में मियां जावेद लतीफ की पार्टी को पंजाब में मैंडेट मिला था, सिंगल लार्जेस्ट, सिंगल से मुराद मेजॉरिटी पार्टी थी। आपको पता है जहांगीर तरीन साहब का जहाज, उस जमाने की स्टैब्लिशमेंट, उसने किस तरह बंदे तोड़े, किस तरह, और ये सब कुछ तब हुआ, तब भी नवाज शरीफ साहब जीते थे पंजाब में 2018 में, जबकि उनकी पार्टी वो साउथ पंजाब वाले महाज बना के उनको तोड़वाया गया, जीप के निशान दिए गए। तो सर उसके बावजूद भी वो सिस्टम चलाया उन्होंने, और बुज़दार की गवर्नमेंट तो इमरान खान के जाने के बाद तक भी रही है। तो कहने का मतलब है ये तो चलता रहेगा सिस्टम इस तरह ही, चाहे मुल्क को स्टेबिलिटी है नहीं है, जिस तरह की है, जिस तरह इमरान दौर में थी इस तरह अब चलती रहेगी। सर इसमें क्या है? इमरान, कराची का कितना गंदा इलेक्शन हुआ 2018 का, आपको बताइए। नहीं, अगर आपकी मैं बात आपको दोहराता हूं, अगर 2018 में कोई गलत हुआ है तो आप चाहते हैं कि आप भी गलत हो? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। अगर 2018 से, मैं कह रहा हूं वो भी सिस्टम चलता रहा था ना, बाद से लेकर ये भी चल जाएगा। नहीं, सुनिए कहां चलता है? 3.5 साल बाद फारिग हो गए, हुकूमत ने मुद्दत तो पूरी नहीं की ना। अरशाद भट्टी साहब, जी सर, मुझे सिर्फ 2-3 जुमले, सिर्फ 2 आप बोल लीजिएगा। मियां साहब की बात बड़ी माजरत से, आपकी इजाजत से, जी मियां साहब, आपकी इजाजत से, अगर अरशाद भट्टी साहब फरमाते हैं और उनकी मेहरबानी कि वो मान रहे हैं 2018 का कि अगर वहाँ गलत हुआ है तो आज भी क्यों गलत हो, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। मगर क्या अच्छा नहीं होगा कि 2018 और 2024 के इंतखाबात पे कमीशन बना दिया जाए और पता चले कि कौन ये सारा कमीशन की टके की वैल्यू नहीं है। मियां साहब आप तो मुझसे ज्यादा सीनियर है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता था ना हमूदुर रहमान कमीशन से स्टार्ट करते, आप कोई टके की सोच छोड़ें सर। ये तो मियां साहब आपने अच्छी बात कह दी, लेकिन इसकी पाकिस्तान में कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। वो नैब का चेयरमैन जिसके ऊपर इतने बड़े वो लगा दिए गए, वो खातून ने, वो भी एक उसका चेयरमैन था, एक कमीशन का। ऐसे लोग कमीशन के चेयरमैन है इस मुल्क के अंदर। तो सर दफा करें कमिश्नरों का क्या है, ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। सर 2-3 जुमले आपके, उसके बाद छोटा सा जाऊंगा। भट्टी साहब कंप्लीट कर लें। जी, मैं जावेद लतीफ़ साहब के साथ एग्री करता हूं। आप पिछले सारे इलेक्शंस पे कमीशन बना लें और इसको आगे लेकर चलें, कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कामरान भाई जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, मैं करना चाह रहा था कि इस वक्त सब हमारा इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के दौर में जैसे पैसे फौज लाती थी, मुल्कों से ताल्लुकात फौज सही करती थी और बाकी सारे रास्ते के कांटे फौज उठाती थी, आज भी शहबाज हुकूमत ने कुछ नहीं कर पाना, कुछ भी नहीं। ये सारे का सारा जो कुछ करना है फौज ने करना है। बिजनेस फैसिलिटेशन काउंसिल हो, माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हो, अंदरूनी मुहाज हो, बैरूनी मुहाज हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस वक्त बदतरीन मुआशी बुरान है। इस बदतरीन मुआशी बुरान को कैसे हल किया जा सकता है जब सियासी बुरान ना हो? सियासी बुरान को कैसे हल किया जाता है जब नफरत और तकसीम ना हो? इसकी मेन वजह आज क्या है? मैंडेट चोरी। तो और इसका मुतलका फोरम्स इसका कुछ हल करें, डायलॉग हो, जुडिशल कमीशन बने, कुछ भी बने, इस बंद गली से आगे निकलें। ये मेरा कहने का सर, मैं आपका पॉइंट आ गया, मुल्क चलता रहेगा, इसी तरह ही आगे बढ़ता रहेगा और वो पहले भी है। पंसोता साहब मेरे दोनों रिस्पेक्टेड गेस्ट ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी दोनों की गुफ्तगू जो है ना वो आइडियलिज्म पे मबनी है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। आइडियलिज्म अच्छी बात है, एक पॉजिटिविटी की निशानी है। रियलिज्म ये है कि ये हो सकता है कि आप इतना बड़ा हमला करें मुल्क की रियासत के ऊपर और अगला इलेक्शन आप जीत जाए और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये तो पॉसिबल नहीं। ये तो अगर दुनिया में कहीं पे भी होता तो पॉसिबल नहीं होना था कि अगर आप अमेरिका में भी हमला कर देते तो वहां की भी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रांग है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप उनको छेड़ेंगे तो वो भी आपको छेड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दोनों चीज़ों का जवाब दे दीजिएगा। मेरे भाई भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी सियासी बहरान ख़त्म करने का तरीका ये है कि इमरान खान को इंगेज किया जाए। अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि एक तबका फ़िक्र हो सकता है सही या गलत ये सोचता है कि ये PDM-1 की गवर्नमेंट चली इसलिए नहीं सकी कि इमरान खान ने नाक में दम दिया हुआ था। इसकी क्या गारंटी है कि इमरान खान जेल के अंदर मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या जेल के बाहर आके जब उन्होंने इलेक्शन को कालेदम करार देना है और उसके बाद उन्होंने सड़कों पर निकल जाना है, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? तो डॉक्टर साहब ज़रा अनबायस्ड एनालिसिस कीजिएगा। जी सर, जो आपका पहला
पहला सवाल है जी, मैं उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि रियासत पर जब भी कभी हमला होगा, ऑफ कोर्स ना कोई शहरी उसको जस्टिफाई कर सकता है और ना ही उसके रिजल्ट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि रियासत के हमले के बाद जब लोगों के ऊपर FIRs हुई तो आज की डेट तक ना वो ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं, ना लोगों को उसमें सजाएं हुई हैं, बल्कि आज की डेट में भी 32 लोगों की बेल हुई है। सो लोग रिलीज हुए। सो पाकिस्तान की पब्लिक ने ये देखा कि ये जो FIRs हैं, जब इनके अंदर इस चीज़ का तयन नहीं हो सकता, पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग तबका इस चीज़ का तयन नहीं कर सकता कि इन लोगों के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी या इन वाकयात में इन्वॉल्वमेंट थी वो थी या नहीं, तो लिहाजा उन्होंने अपना डिसीजन इस चीज़ पर बेस किया कि इन FIRs में भी शायद वो सदाकत नहीं जो कि होनी चाहिए थी। और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मैं उनसे इस बात पर एग्री करता हूँ कि इसका कोई ना कोई डिसीजन आना चाहिए था। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, लाइक एनी अदर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, पाकिस्तान में मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं कि एक रिफ्रेशर्स कोर्स होता है 7-8 साल बाद। आजकल उस रिफ्रेशर कोर्स का जो विक्टिम है वो नवाज शरीफ साहब के बाद इमरान खान साहब है, उससे पहले कोई और था। जब तक आप इन तमाम लोगों को इंगेज कर पार्लियामेंट के अंदर कोशिश करके इनको इकट्ठे नहीं बिठाएंगे, जो कि बिठाया जा सकता है, अगर ये किया जा सकता है तो दूसरा काम भी किया जा सकता है, इनको बिठाया जा सकता है, तब तक पॉलिटिकल डायलॉग आगे नहीं बढ़ेगा। और पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, चूंकि ये बात आइन में लिखी हुई और वैसे भी पाकिस्तान की अवाम, मेरा सवाल ये था कि गिवन इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है जिसमें उन्होंने ना मियां जावेद लतीफ को माना है, वो एस्टैब्लिशमेंट तो फिर भी बात करने को तैयार होंगे, एस्टैब्लिशमेंट नहीं बात कर रही उनसे, लेकिन इनको तो नहीं छोड़ना। आ गई वीक ग्राउंड, वीक सर एक मिनट, वीक विकेट पे खड़े हुए शहबाज साहब, आगे उनके पल्ले कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से 70-75 सीटें लेके तो आप प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, मुल्क के लिए जरूरी है, किसी ने तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही था ना, बाकी तो कोई बन नहीं सकता था मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। लेकिन इमरान खान का बाहर आना, ये तो हुकूमत फारिग हो जाएगी सर, किस तरह रियासत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है, ये सवाल है मेरा। सर इमरान खान साहब की जो लेजिटिमेसी है उसको डिसाइड करने का मैकेनिज्म भी इलेक्शंस एक्ट में लिखा हुआ है, 120 दिन का टाइम है। अब ये तमाम हलकों के डिसीजन 120 दिन में इंश्योर करें, जिस तरह उन FIRs का कोई डिसीजन नहीं आज तक आया, इसी तरह अगर आप इसका भी इमरान खान के डिप्टी स्पीकर सूरी का, जिनका मुबैना तौर पर अंगूठों से छापे लगाए गए थे, उनका डिसीजन आया था 4 साल में, तो इनका क्यों आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। फिर सर आप बिल्कुल मेरी बात को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो फिर सर इमरान खान के मुतालबे को छोड़ें, वो इमरान खान मुतालबा इसलिए नहीं करेंगे कि वो हल्के खुलवा दें, 4 उन्होंने कहे, वो इसलिए मुतालबा करेंगे कि उन्होंने नाक पे दम डाल देना रियासत की और इस हुकूमत की। मसला ये है, ये मैं आपको दूसरा आर्गुमेंट दे रहा हूं, उस पे बात करें। इस पे इजाजत दीजिएगा जी, आपसे बात हो रही है सर, डायलॉग हो रहा है आपसे जी, इजाजत दीजिएगा कि इस आर्गुमेंट को डिस्पेल बड़ा इजीली किया जा सकता है। आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के जजेस हैं बैठे हुए, आप उन्हें के 120 दिन में फैसला करके बता दें कि किसका सही है किसका गलत है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कभी फैसला किया है, इंसाफ पे मबनी फैसला किया कभी? आप क्या बात? यही तो मैं कह रहा हूं सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर आप मौका देते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो। लेकिन आप इमरान खान वाले सवाल पे नहीं आ रहे ना, आप ट्रिब्यूनल्स की तरफ जा रहे हैं, आप उस तरफ नहीं। इमरान खान ने वैसे यार, आप मसला धांधली का नहीं है सिर्फ, उसने आगे वैसे नहीं जीने देना शहबाज शरीफ को, ये तो अजर मिनल शब्द है ना। आप छोड़े धांधली वाली बात को यार, इस वक्त मैं कह रहा हूं उसे जीने नहीं देना इनको। वो अगर उन्होंने नहीं जीने देना जी, फिर कोई और इलाज करें जी, ये तो फिर रियलिटी है। हम मियां जावेद लतीफ साहब को थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बना लेते हैं। मियां साहब इन्हों गल दसो, ऑनेस्ट जी गल है, ऑनेस्ट जी गल है कि तुसी भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ इमरान खान बाहर आए, जिस तरह इमरान खान नहीं चाहता सी नवाज शरीफ साहब बाहर आन, बल्कि इमरान खान ने तो पूरी कोशिश करके उनको अंदर भिजवाया, उनके मजाक भी उड़ाए, उनके ठट्टे भी लगाए। तो आप कह रहे हैं ना जी हमें आगे चलना चाहिए, तो आप भी आगे चलने को तैयार नहीं, आप भी नहीं चाहते, और ठीक है आप कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसके साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, इस तरह ही है ना सर? नहीं कामरान साहब, मैं एक गुजारिश कर दूं। देखें, बात हो रही थी धांधली की 2018 या 2024 की। 2013 में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कमीशन ने रिपोर्ट दी कि मनसूबाबंदी से धांधली नहीं हुई, बेज़ाब्तगियाँ कहीं नज़र आई हैं, मगर मनसूबाबंदी से किसी जमात को हराया या जताया नहीं गया। ये अदलिया का जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट है। अब 2018 आ गया या 2024 आ गया, आपने फरमाया था कि कमीशन की तारीख को इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा कमीशन को छोड़ें। मैं ये कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उस पर बात ही नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी कुर्बानी से पाकिस्तान आगे बढ़ता है, हुकूमत चलती है, मेरी जमात चलती है, तो भाई मुझे छोड़ें, आगे बढ़ें। इसी तरह मैं बात करता हूँ इमरान खान साहब की। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि बाकी तो केसेस जो हैं वो फॉरेन फंडिंग या 190 मिलियन या तोशाखाना या इद्दत का केस,
इन सब को ख़त्म किया जा सकता है। मगर क्या 9-10 मई का जो कुछ हुआ है, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जो उसमें मुलव्वस है उसको सज़ा दी जाए, तो फिर क्या मैं पाकिस्तानी होने के नाते कामरान साहब से ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि जो मास्टर माइंड था, जिसने उकसाया, जिन्होंने मनसूबाबंदी की 9-10 मई की, उनको क्या बरी कर देना चाहिए, छोड़ना चाहिए? या अगर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो मकबूल हैं या उनकी जमात को वोट पड़ गए हैं, तो भाई फिर कानून बदल लें। फिर ये कहें कि आइंदा जो ताकतवर होगा, जो पब्लिक में मकबूल होगा, उसको 7 खून माफ़ है, उसको रियासत का खून माफ़ है खुदा न खास्ता, तो फिर भाई बात आगे बढ़ जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि ये किसी सूरत भी किसी शख्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो फिर वही अरशाद भट्टी साहब का या मेरे भाई जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के जो बात कर रहे थे, भाई बात ये है कि उनको अगर इलेक्शन से पहले आइडेंटिफाई करके, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, 9-10 मई के मुल्जिमों को सजा दे दी जाती तो आज ये नौबत ना होती। मैं भट्टी साहब को जाना चाहूँ, लेकिन पसोता साहब आपने हाथ खड़ा किया था मियाँ साहब की बात पे, क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी सर, मैं मियाँ साहब की बात को उसी तरह कंप्लीट करूंगा। मैंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि जिस केस में भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ, उसकी अगर आपने डिसीजन ले लिया होता और अगर पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट हल्का भी उस पर डिसीजन नहीं इन्फोर्स करवा सका, तो फिर आप खुद बताइए कि हम कैसे कहें कि कौन सा शख्स इन्वॉल्व और कौन सा शख्स इन्वॉल्व नहीं है। और यही पाकिस्तान का अलमिया है हमेशा से। भट्टी साहब, एक तरफ सारी दुनिया मान रही है कि शहबाज शरीफ साहब इज वीक विकेट, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जैसे शख्स कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को मजबूर करके बिठा दिया गया, या हुकूमत जिस तरह भी बना दी गई, ये डिलीवर किस तरह करेगी। एक तरफ इतनी वीक पोजीशन है शहबाज साहब की, दूसरी तरफ हमें पता है ये मुल्क के इकॉनमी के मामलात और बाकी मामलात फ़ौज बड़े अच्छे तरीके से चलाती आई है और चला भी रही है, और ये हमारी पॉलिटिशियंस की नाहली भी, अगर वो इतने अहल होते तो ये काम उनको ना करना पड़ता फ़ौज को इजाफी। तो अब इस सूरत हाल में हम किस तरह ये डिबेट भी कर सकते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए और उससे मुफाहमत हो जाएगी और मामला दब जाएंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं आके शहबाज गवर्नमेंट को। देखिए, पहली बात तो ये है कि हालांकि आज मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा जावेद लतीफ़ साहब से कोई आर्ग्यूमेंट करने के लिए, क्योंकि आज उनको मैं देखता हूं तो मेरा दिल वो खून की आंसू होता है और दिल कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन मैं जावेद लतीफ़ साहब से कहना चाहूँगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। उन्होंने एक जुमला बोला कि जो पॉपुलर हो उसको फिर 7 खून माफ़ कर दिए जाएं क्या? यही हम पिछले 2018 से 2023 तक इनको समझाते रहे कि अगर 3 दफ़ा का वो वज़ीर आज़म है, अगर वो अवाम का लाडला है, तो क्या उनके सारे केसेस ख़त्म कर दें। लेकिन ये कहते थे नहीं, अवाम के मैंडेट का एहतराम करो, अवाम की राय का एहतराम करो, वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, खुदा का खौफ करो। अल-अज़ीज़िया भूल जाओ, फ्लैगशिप भूल जाओ, एवलफील्ड भूल जाओ, हुदैबिया भूल जाओ, गुजरांवाला जलसा भूल जाओ, हर आर्मी चीफ से लड़ना भूल जाओ, डॉन लीक्स भूल जाओ, बाहर जो दहशतगर्द मुंबई वाला बयान भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ। क्योंकि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, वो मकबूल तरीन है, लिहाजा उनको कुछ ना कहा जाए। मैं उस वक्त भी कहता था, जो जितना ज़्यादा मकबूल होता है उस पर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ना उस तरह नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसले करने चाहिए थे, ना इस वक्त इनके हवाले से कोई फैसला करना चाहिए। अदालतों को फैसला करना चाहिए और अदालतों को बरी करना चाहिए, अदालतों को सजा देनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल से। ये आज सर, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे भट्टी साहब, आप मेरा पॉइंट समझे। किसी तरीके से जमानत हो गई, इंगेजमेंट हो गई, इमरान खान बाहर आ गया तो इनकी हुकूमत नहीं चलने देगा। भाई मियां जावेद साहब, आप कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं, जल्दी नहीं भाईजान नहीं जी। भट्टी साहब क्या कह रहे हैं, इधर आप मियां साहब की बात सुन लीजिएगा, सिर्फ बात सुन लीजिए। भट्टी साहब एक सेकंड, आप भी करेंगे बात। जी मियां साहब कुछ कह रहे थे आप इनकी बात के दौरान। जी, मैंने सिर्फ भट्टी साहब की खिदमत में ये अर्ज करना है कि खुदा के लिए जब आप कहते हैं फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो यही तो हमारी डिमांड थी उस वक्त भी, आज भी किसी और के लिए भी वही डिमांड है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। 44 साल बाद नहीं, कुछ कह रहे हैं आपने, 44 साल बाद या 7 साल बाद नहीं। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया जी। एक शर्त पर मेरे हीरो ब्रेक लेनी है कि ब्रेक के बाद मेरे पास वापस आना है। जी मैं आपके पास ही आऊंगा, एक ब्रेक लेता हूं जी। अडयाला जेल में जी बड़े गैर मामूली मामला चल रहे हैं। कभी झाड़ियों से जो है वो धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं मुबैना तौर पर, कभी जो है वो पता चला कि अडयाला जेल के अंदर एक पागल है,
उसने ईंटों से दूसरे कैदियों को मारना शुरू कर दिया। पता चला कि अडयाला जेल में 3 दहशतगर्द आ गए और पता नहीं प्लान किसको छुड़वाने का था और पुलिस ने बड़ी सूरत के साथ ऑपरेशन किया। लेकिन बहरहाल भट्टी साहब कंप्लीट करें, फिर मैं आगे जाऊंगा। क्या फरमा रहे थे आप, जो रहेगी बात? मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई जो है वो एक रेड लाइन है। 9 मई 9/11 है पाकिस्तान का। 9 मई एक शर्मनाक और स्याह दिन है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अब मुल्क के जो मसाइल हैं इसमें जो अदालतें फैसला करें वो करती रहें, लेकिन डायलॉग भी करें, मिसाके पाकिस्तान करें, कोई आगे बढ़ें, जो मसाइल हल करने वो करें। राइट। अब मुझे ये बताइए पंसोता साहब कि इस मुल्क के अंदर सारे मामलात चलते रहते हैं, ये धांधली के वाक़यात होते रहेंगे, ये आज से तो हो नहीं रहे। आप अंदाज़ा लगाएं 1977 से धांधली का रोना इस मुल्क में चल रहा है। अब इंटरनेट का ज़माना है, अब ज़्यादा हो जाता है। 2018 में अगर मैं आपको बता सकूं, पिलडेट की रिपोर्ट मेरे सामने अगर चलाएं ज़रा, पिलडेट ने जो असेसमेंट की है 2018 और 2024 के इलेक्शंस की, तो आपको कमोबेश बड़ी चीज़ें क्लोज नज़र आएंगी। मतलब उनका एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, काउंटिंग ऑफ वोट्स, कंपाइलेशन, ट्रांसमिशन, कॉन्सोलेशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट्स में 2018 में अगर ये था 40% इसकी जो एफिशिएंसी थी, तो 2018 में भी 40% थी। इसी तरह असेसमेंट प्री पोल फेज जो है वो दोनों 50% है, जिसके अंदर हाउ न्यूट्रल व फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, निगरान हुकूमतें थी, हाउ इम्पार्शियल वर द सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटरनेशनल एजेंसीज, हाउ इफेक्टिव वर द केयर टेकर गवर्नमेंट्स। इसमें ये भी 50% पे बराबर है। असेसमेंट ऑफ पोलिंग डे फेज जो है उसमें फ़र्क है, थोड़ा सा 40-50 का फ़र्क है ज़रूर, लेकिन कमोबेश वही आगे। आप रिपोर्ट देखें 2018 के ऊपर जो है कि इलेक्शन 2018 में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करदा 90% ज़ायद फॉर्म जो है ना, उस पर 45 पे पोलिंग एजेंटों के दस्तखत ही नहीं थे। ये मैं 2018 का बता रहा हूँ आपको मैं। इंतखाबी नताइज सियासी जमातों की पोलिंग एजेंटों की गैर मौजूदगी में तैयार किए गए। तहकीकात के मुताबिक किसी एक हल्के में भी कुल पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पर 10% दस्तखत भी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम पोलिंग एजेंट दस्तखत तहरीर शुदा शवाही थैलों पर लिए गए, वो थैले जो नताइज की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल हुए। तो ये तमाम चीज़ें और में मिसालें भी दी गई हैं। 2018 में यानी 213 नवाब शाह जहाँ से आसिफ जरदारी जहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया, वहाँ 387 पोलिंग स्टेशनों पर सिर्फ एक फॉर्म 45 पर दस्तखत थे। तो 2018 में भी वर्ष काम हुआ है। तो सर मसला ये है कि फिर भी सिस्टम चलता ही रहता है ना, अब सिस्टम चलाना भी तो आगे छोटा भाई, अब क्या करें। अब कोई और भी हो सकता है, अगर हुई है, अगर साबित हो जाए ट्रिब्यूनल्स के अंदर। जी जी सर, ये जो आपने बात की है ना, मैं इस बात को थोड़ा सा इस तरह बताता हूँ, इसमें एक इंडिकेटर ये भी डालना चाहिए था कि सबसे बेहतरीन रिगिंग अब तक जो है वो कौन सी हुई है। इस दफ़ा नहीं हो सकी उतनी बेहतरीन। सवाल सिर्फ ये है जो कि बार बार सामने आएगा आपकी, कि इस दफ़ा इस हद तक चले गए कि उन्होंने एक लिटरली क्लरिकल छोड़ के हर चीज़ एरर्स भी करना शुरू कर दी, जिसमें फॉर्म 45 फॉर्वर्ड 7 उससे पहले थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता था। इस सब का जो रीज़न है वो क्या है? इस सब का रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आज तक इस चीज़ के ऊपर किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सका। आज से 10-15 साल बाद जाके कह दिया जाएगा जी ये बात गलत है, जिस तरह हम आज 2018 को कह रहे हैं, फिर 13 की बात होगी, फिर साबका द्वार की बात होगी, या फिर आज हमें डिसीजन देना पड़ेगा जी भुट्टो साहब का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। क्या उसका इफेक्ट हुआ? आज सजा तो वहीं पर मौजूद है। क्या हम विक्टिम्स या सॉरी जो परपेट्रेटर्स हैं उनको मुझे एक बात बताएं, इसी तरह साहब, इस एक बात चीज बताएं, में भी अगर आप 3 महीने में फैसले कर दें, आप मैं और भट्टी साहब तो ये बात कहते अच्छे लगते हैं। वो इमरान खान जो बेनिफिशरी थे पिछली इस्टेब्लिशमेंट के इस तमाम कारनामों के, उनका तो कहना बनता है नहीं, उनके साथ तो ठीक हो रहा है ना, फिर मुकाफात अमल है भाई, 2018 में आपने किया, अब आपके खिलाफ हो गया, उनका क्या रोना बनता है यार? उन्होंने कौन सा रूल ऑफ लॉ मेंटेन किया? मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर जो पहला हमला किया, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे अदालत के ऊपर, वो किसने किया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रेफरेंस ने किया। तो वो जो लीडर भी हमें मिले, जो पॉपुलर लीडर हैं बहुत, वो भी फॉल्टी हैं, वो भी फेक है, उनके भी स्केलेटन्स हैं। तो कौन किस तरफ जाएं भाई, आप बताएं मुझे, आप बताएं मुझे। सर डिबेट इस वक्त ये नहीं है कि खान साहब रेलेवेंट सिस्टम के लिए हैं कि नहीं। डिबेट ये है कि ये जो आदमी हर कुछ देर बाद इरेलेवेंट होता है, इसको हमने कैसे रोकना है। और उसका हल बड़ा सिंपल है। उसका हल ये है कि आपको रियल परपेट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि ये चीज फॉर वंस रुक जाए, ये धांधली वाला सिस्टम ही ना हो। पाकिस्तान की आवाम जिसको चाहे, चाहे वो 18 है, 13 है, कोई है, उसको ले आए। वो पॉपुलर है, अनपॉपुलर है, जो भी है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। ये आइन में लिखा है, या हम आइन को चेंज करें, इस सिस्टम को चेंज करें, वो हम नहीं कर सकते। फिर हम ऑफ कोर्स बात ये करें, तो इसलिए एक आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये सिस्टम इंपॉर्टेंट। पॉइंट आ गया जी। मियां साहब, वैसे बहुत से लोग समझते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए,
क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ज़रा मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत उनका स्टैंड होता है, लेकिन वो ज़रा अपना असर्ट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनका ये है कि क्योंकि एक तो वीक गवर्नमेंट है, इनको असर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी और कर सकते भी नहीं, तो नवाज शरीफ साहब तो आ ही नहीं सकते थे ना। आपको अफसोस तो बजाय आपका, और करोड़ों PMLN के वोटर जो है उनको दुख है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में अच्छा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ी ही ज़बरदस्त है और वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी उनकी बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बन गए हैं। अब तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उनको, और क्या आप अपनी खिदमत पेश कर दें उनको, चाहे वो लें या ना लें, मुल्क की खातिर। कामरान, ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि चलें मुल्क के लिए सारे एक पेज पे हो जाएं, एक बंदे के अंदर इतनी लचक है कि वो सबको साथ लेके चल सकता है। मगर मुझे यार ये बताएं कि अभी बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे थे कि आइन कानून हमें क्या कहता है, तो भाई अगर बहुत ही अच्छा होता कि 2018 में हम सोचते कि आइन कानून हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है। आप ये देखें कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन था 2018 का, इसके बावजूद सब एक पेज पे थे और काम चल रहा था। मगर इमरान खान साहब को जब हटाया गया बकौल उनके, या अदम एतमाद आ गया बकौल हमारे, तो भाई उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं तो कुछ ठीक नहीं, इस पे एटम बम बेशक चला दो ऐसे मुल्क पे। यहाँ तक कि IMF को कहा गया कि इनको कर्जे ना दे इस मुल्क को, यहाँ तक कि अदारों पे आप हमला आवर हो जाओ। ये नहीं होता यार, किसी एक शख्स के लिए ये रियासत नहीं बनी। हाँ, मेरे साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है और मैं अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रहा हूँ, मैं कामरान शाह से भी दुहाई दे रहा हूँ कि यार मेरे लिए आवाज़ उठाएं। अगर नहीं कोई उठाता तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बर्बाद कर दें, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पे एटम बम चला दो, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 9-10 मई का वाक़या कर दो। पॉइंट आ गया उसका हरगिज़ मतलब ये है। जी बिल्कुल ठीक है भट्ट मियां साहब का बिल्कुल पॉइंट आ गया। क्विकली इससे पहले ब्रेक में लूँ, भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब की को हम तनकीद बड़ी करते हैं, वीक प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन एक उनकी क्वालिटी तो है ना, वो सबको साथ लेके चलेंगे, तो ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी है जिस तरह का मैंडेट उनके पास आया हुआ है। देखिए प्लस पॉइंट क्या है कि आसफ अली जरदारी साहब मफामत के गुरु हैं, वो सदर हैं। शहबाज शरीफ साहब मफामत के गुरु हैं, वज़ीर आज़म हैं। माइनस पॉइंट क्या है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सर उनके मुस्लिम लीग नून बहुत माजरत, मुझे ब्रेक के बाद आपकी बात सुनता हूँ मैं, बहुत माजरत, ब्रेक लूंगा जी। देखिए जी, हमारी अनकंडीशनल जो लॉयल्टी है ना, वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये आज तोला है, कल में माशा है। कल इमरान खान आँख का तारा थे, फ्लेक्सिबल थे, आज वो देखें कहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या किया। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो थी उसने क्या किया, आज वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन हमने इन सब पे नज़र रखनी है, क्योंकि जिस तरह फ़ौज जो है सरहदों की मुहाफ़िज़ है, हम फ़ौज और अपने मुल्क को यहाँ पे भी डिफेंड करते हैं और देखते रहते हैं और रिपोर्ट करते रहे कौन क्या कर रहा है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं इनका पता कुछ नहीं होता, पानी की तरह होते हैं, यूँ निकल जाए और यूँ निकल जाए। मुझे ये नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।